हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को आरसीसी का क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि पहले से सीरीज़ चल रही है आरसीसी का, आप लोगों को पता ही होगा। और हमारे यहाँ पर 80 प्लस क्वेश्चन हो चुके थे प्रीवियस वीडियो में जो भी है। तो आज हम लोग 81 से 100 तक का क्वेश्चन करेंगे, जो कि यूथ कंपटीशन से लिया गया क्वेश्चन है। तो आप लोग टॉपिक देख सकते हो कि पहला टॉपिक में क्या है, इसी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यही आशा के साथ मैं आगे का वीडियो बनाते जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये और यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को आगे का अपडेट मिलते रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। 81 नंबर का क्वेश्चन है, कंक्रीट में भी रेनफोर्स्ड बाई। तो जो कंक्रीट रहता है उसको हम लोग रेनफोर्स करते हैं, तो किससे करते हैं ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, स्टील रोड, स्टील मेश और स्टील स्ट्रिप। तो हम लोग जो रेनफोर्समेंट करते हैं कंक्रीट को, तो हम लोग इस तीनों से कर सकते हैं, स्टील रोड से भी कर सकते हैं, स्टील मेश से भी कर सकते हैं और स्टील स्टिरप से कर सकते हैं, पट्टी जिसको पट्टी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ऑर्डिनरी आरसीसी वर्क इन ए बिल्डिंग प्रपोर्शन ऑफ कंक्रीट इज जनरली। तो हम लोग कोई ऑर्डिनरी आरसीसी वर्क कर रहे हैं, ठीक ना, बिल्डिंग का। तो उसमें हम लोग जो प्रपोर्शन लेंगे वो कौन सा लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में से बताना है कि कौन सा प्रपोर्शन हम लोग ले सकते हैं, किसके लिए, ऑर्डिनरी आरसीसी वर्क के लिए। तो आप लोगों को पता ही होगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूँ। जो ऑर्डिनरी वर्क रहता है उसके लिए जनरली हम लोग M20 ग्रेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोई स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है तब उससे ज़्यादा ग्रेड का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये M20 ग्रेड का प्रपोर्शन दिया हुआ है, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The approximate value of the ratio between direct tensile strength and flexural tensile strength। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को रेशियो पूछा है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का और फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट टेंसाइल और फ्लेक्सुरल टेंसाइल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, इसको बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और मॉडुलस ऑफ रप्चर, ये चारों नाम से जाना जाता है। यदि ये चारों नाम कोई से भी दिया रहता है तो उसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है, जिसको FCR से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, FCR इज इक्वल टू होता है 0.7 √FC के होता है। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा में क्या दिया है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस इक्वल टू 0.66 FCR यहाँ पर क्या है आप लोग को पता ही होगा, मॉडुलस ऑफ रप्चर है, जो कि ठीक है ना। अब थर्ड में देख लेते हैं और क्या है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, FT इक्वल टू 0.5 FCR। FCR यहाँ पर भी मॉडुलस ऑफ रप्चर है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और क्या बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का रेशियो पूछा गया है। तो इसी से वो निकल के आएगा। जैसे कि FT क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है और 0.5 FCR दिया हुआ है। तो FCR का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, तो अपने को इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा FT बाई हो जाएगा FCR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है वो सबसे बड़ा रहता है, उसके बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ रहता है और उससे छोटा रहता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और उससे छोटा होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फार्मूला जो बताया वो इम्पोर्टेंट है, और जो लास्ट वाला है
ये वाला जो कंपैरिजन किया गया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोगों को बता चुका हूँ इसका आंसर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का पूछा है। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, एफ टी इक्वल टू 0.5 एफ सी आर होता है। एफ सी आर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ टी बाई एफ सी आर इक्वल टू 0.5 होगा। और इसी का रेशियो पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिकल साइड्स ऑफ कॉलम में बी स्ट्रिप्ड आफ्टर। तो यहाँ पर जो वर्टिकल साइड होता है कॉलम का, उसको स्ट्रिप्ड कितने दिन के बाद उसको जो इसके फोल्डिंग है उसको हटाते हैं, ऐसा पूछ रहे इसमें। तो जो भी कॉलम होता है वर्टिकल साइड के लिए, जो भी बीम का वर्टिकल साइड हो या फिर कॉलम का वर्टिकल साइड हो, दोनों के लिए 24 टू 48 आवर्स रहता है। इतने टाइम के बाद उसको हटा सकते हैं उसके स्टीरअप को। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो डे में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग 24 और 48 को देखेंगे तो 1 से 2 डे हो रहा है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा। इसका और भी देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर टाइप ऑफ फॉर्म वर्क दिया हुआ है, टाइप ऑफ वर्क दिया हुआ है, और मिनिमम स्ट्रिकलिंग पीरियड ऑफ फॉर्म वर्क, मतलब कितने दिन के बाद उसको हटा सकते हैं फॉर्म वर्क को। तो यहाँ पर पहले में देख सकते हो कि वर्टिकल मेंबर वॉल एंड कॉलम, जो कि अभी मैं पहले बताया, इसमें देख सकते हो कि 16 से 24 घंटे दिया हुआ है, मतलब वही 1 से 2 दिन में हटा सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे नंबर में देख सकते हो कि सॉफिट फॉर्मवर्क ऑफ स्लेब बट प्रोप टू बी रिफिक्स, मतलब इसमें बोल रहा है कि प्रॉप नहीं होना चाहिए और स्लेब के कंडीशन में। तो कितना दिन में हटा सकते हैं हम लोग फॉर्मवर्क को, 3 दिन में हटा सकते हैं। देख सकते हो तीसरे में सॉफिट फॉर्मवर्क ऑफ बीम बट प्रॉप टू बी रिफिक्स, मतलब इसमें भी अगर प्रॉप नहीं है और बीम के कंडीशन में, तो हम लोग 7 डेज के बाद उसको फॉर्मवर्क को हटा सकते हैं। मिनिमम इतना दिन हम लोग को इसके फोल्डिंग को लगा के रखना पड़ेगा, इसके बाद उसको हटा सकते हैं। चौथे में देख सकते हो प्रॉप टू स्लेब, यहाँ पर स्लेब स्पान अप टू 4.5 मीटर, और यहाँ पर स्लेब स्पान ग्रेटर देन 4.5 मीटर दिया हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो कि 7 डे है, और इसके लिए है 14 डे। और फिफ्थ नंबर में देख लेते हैं प्रॉप टू बीम। अब इसके लिए भी देख सकते हो कि यदि 6 मीटर तक है तो उसके लिए 14 दिन तक अपने को रखना है, और अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 डेज अपने को रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। सारे चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, खासकर जेईई में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एफ सी आर, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ एफ सी एस एंड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एफ सी टी इज गिवन बाय। तो इसमें हम लोगों को मॉडुलस ऑफ रप्चर, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ में रिलेशन पूछ रहा है। तो इसका रिलेशन मैं अभी पहले जस्ट बता चुका हूँ, फिर भी उसको एक बार और देख लेते हैं कि उसका रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे में दिया हुआ है उसका रिलेशन, कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एफ सी यहाँ पर दिया हुआ शुरू में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद होता है एफ सी आर, मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद होता है एफ एस। एफ एस क्या है, यहाँ पर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके उससे छोटा होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा है। और यदि इसको याद रखना है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसको याद रख पाओगे। अब इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, जेई में तो आता ही है। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। एफ सी आर बड़ा होता है, उससे छोटा होता है एफ सी एस। एफ सी एस क्या है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, उससे छोटा होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट इज। तो जो IAS इंडियन स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए प्लेन और रेनफोर्स के लिए कौन सा हम लोग IAS कोड यूज़ करते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, जिसमें IAS कोड दिया हुआ था और जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आंसर के रूप में था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर IAS 456 का यूज़ करते हैं हम लोग प्लेन और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा IAS 456। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज ए मेजर्ड ऑफ। तो जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है हम लोग उसको किससे मेज़र करते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बोथ ए एंड बी, और डी नंबर पे है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आप लोगों को पहले ही मैं बताया कि जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है उसको फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलोंगेशन ऑफ प्लेन कंक्रीट अंडर एक्सियल टेंशन इज अबाउट। तो जो प्लेन कंक्रीट होता है, यदि उसमें एक्सियल टेंशन लग रहा है तो उसका इलोंगेशन कितना होगा? तो यहाँ पर देख सकते हो कि चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है <3%, 5%, 7.5%, फिर 10%। तो जब भी हम लोग प्लेन कंक्रीट को एक्सियल टेंशन में लेते हैं तो उसमें पॉइंट 3% तक का इलोंगेशन होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा <3%। यदि इसमें RCC डाल दिया जाए मतलब रेनफोर्स, तो लगभग 10% तक का होता है, स्ट्रेंथ ले सकता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा <3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील टू दैट ऑफ कंक्रीट इज नोन एज। तो इसमें रेशियो पूछ रहा है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील और कंक्रीट के लिए। तो देख लेते हैं क्या होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। तो मान लो ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का है और ये कंक्रीट का है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका रेशियो को क्या बोलते हैं। इसका रेशियो को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ मॉडुलर रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा मॉडुलर रेशियो। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूँ, मतलब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था जो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइजन रेशियो ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट। तो पॉइजन रेशियो पूछ रहा है और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, उसके हिसाब से हम लोगों को आंसर बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन सा दिया है। ऑप्शन ए देख सकते हो कि रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कंक्रीट का पॉइजन रेशियो कांस्टेंट रहता है। पर ऑप्शन बी देखते हैं इंक्रीजेस विथ रिचर मिक्स। ऑप्शन डी देखते हैं डिक्रीजेस विथ रिचर मिक्स। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो पॉइजन रेशियो जो रहता है वो रिचर मिक्स के साथ बढ़ते जाता है। उसका पॉइजन रेशियो किसका? कंक्रीट का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा इंक्रीजेस विथ रिचर मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन माइल्ड स्टील बार ऑफ ग्रेड 1 शुड बी ग्रेटर देन इन न्यूटन पर mm²। तो जो टेंसाइल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके लिए पूछ रहा है? माइल्ड स्टील के लिए। तो माइल्ड स्टील के लिए होता है 415 न्यूटन पर mm² होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 415। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेड ऑफ कंक्रीट करेस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 1:3:6 इज। अब इसमें इस प्रोपोर्शन का पूछा है कि कौन सा ग्रेड का है। तो इस टाइप का मैं करा चुका हूँ कि प्रोपोर्शन वाला जो भी क्वेश्चन है और पूरा बता भी चुका था कि किसके लिए कितना होता है। तो 1:3:6 का होता है, इसका M10 होगा, इसका M10 होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा।
और M15 का भी देख लेते हैं। M15, M20, M25 का होता है 1:1/2 होता है, और M15 के लिए होता है 1:2:4 होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब मालूम होना चाहिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हायर मॉड्यूलर रेशियो सोर्स। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हायर मॉड्यूलर रेशियो क्या दिखाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऑप्शन बी है लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और ऑप्शन सी है हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो जो मॉड्यूलर रेशियो है यदि उसका वैल्यू ज़्यादा है तो क्या डिनोट करेगा। तो जब भी मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू बढ़ते जाता है तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो घटते जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लोअर रहेगा तो वो डिनोट करेगा हायर मॉड्यूलर रेशियो। तो देख लेते हैं कि मॉड्यूलर रेशियो का क्या क्या वैल्यू होता है। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो दिया हुआ है नीचे में। तो M15 के लिए रहता है 18.67, M20 के लिए रहता है 13.33, और M25 के लिए रहता है 11, और M30 के लिए रहता है 9.33। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है तो जो मॉड्यूलर रेशियो वो घटते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें याद है, इसका भी वैल्यू याद रखना जरूरी है और इस फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है। देखते हैं फिर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से ये बताना है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका होता है। तो देख सकते हो कि पहला ऑप्शन दिया है प्लेन हॉट रोल्ड दिया है, कोल्ड ड्रेवन वायर दिया है, और थर्ड में दिया है हीट ट्रीटेड रोल्ड वायर, और ऑप्शन दिया है ऑल हैव सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो पहले देख लेते हैं कि किसका ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो कि हॉट रोलिंग दिया हुआ है और कोल्ड रोलिंग दिया हुआ है। तो हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। हॉट रोलिंग वो होता है जो इन्वॉल्व रोलिंग स्टील एट टेम्परेचर अबव द स्टील रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर विच टेक प्लेस ओवर 1700 फ़ारेनहाइट। तो इसमें यह बोल रहा है कि हम लोग उस टेम्परेचर पे उसको बनाते हैं, उस स्टील को, जिसमें उसका जो स्टील का रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाए, तो उसको बोलते हैं हॉट रोलिंग स्टील। और कोल्ड रोलिंग स्टील उसको बोलते हैं जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे बनाए, मतलब लो टेम्परेचर पे लाऊं, रूम टेम्परेचर पे, जिसमें उसका रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसको बोलते हैं कोल्ड रोलिंग स्टील। अब यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे में दिया हुआ है मैकेनिकल प्रॉपर्टी दिया हुआ है यील्डिंग स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कोल्ड रोल्ड का अधिक होता है, उसके बाद होता है कोल्ड ड्रोवन का होता है, उसके बाद होता है हॉट रोल्ड का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन मैं पहले कराया था और इसको बता नहीं पाया था, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इसका जो रिलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में जो दिया है उसमें से कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग अभी देखें कि जो कोल्ड ड्रवन होता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है विथ कंपेयर टू हॉट रोल्ड वायर से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा कोल्ड ड्रवन वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव्स विथ। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है कंक्रीट का, वो किसके साथ इम्प्रूव होते जाता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पता ही होगा आप लोगों को, मैं बता चुका हूँ। मॉडुलस ऑफ फॉर्मूला होता है 5000 √FCK होता है। FCK क्या है यहाँ पर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो हमारा मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी भी बढ़ते जाएगा। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब बढ़ता है कंक्रीट का? एज के साथ बढ़ते जाता है, टाइम के साथ बढ़ते जाता है। तो यदि एज बढ़ रहा है तो उसका मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी भी बढ़ते जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा, एज के साथ बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन। तो डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन का रेशियो पूछ रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन का कितना वैल्यू होता है। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बेंडिंग कंप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट कंप्रेशन लिखा हुआ है। और यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो देख लो कि M15 के लिए कितना होता है, 5 होता है बेंडिंग कंप्रेशन के कंडीशन में और 4 होता है डायरेक्ट कंप्रेशन के कंडीशन में। तो अपने को क्या पूछा है? अपने को पूछा है डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन का रिलेशन पूछा है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है ऑप्शन में। यहाँ पर देख सकते हो कि डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन का रिलेशन पूछा है। तो अभी हम लोग देखें कि जो डायरेक्ट कंप्रेशन है उसका वैल्यू कम रहता है विथ कंपेयर टू बेंडिंग कंप्रेशन। तो यदि हम लोग इसका रिलेशन निकालें तो एक से वो हमेशा कम आएगा, चाहे भी कोई भी ग्रेड का कंक्रीट ले लें लेकिन उसका वैल्यू एक से हमेशा कम आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस देन 1। और बाकी कभी देख लेते हैं कि कितना वैल्यू होता है। यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे M15 के लिए तो बता ही दिया था, 5 होता है, 4 होता है। और बाकी सबको आप लोग देख सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी देता है। जैसे M25 के लिए पूछा था एक बार SSC में कि डायरेक्ट कंप्रेशन कितना होता है। ठीक है। और जो बेंडिंग कंप्रेशन होता है वो बीम के लिए यूज़ करते हैं और डायरेक्ट कंप्रेशन होता है वो कॉलम के लिए यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। The maximum compressive stress in concrete for design purpose is based on partial safety factor of। तो अपने को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछा है कंक्रीट का, किसके लिए? डिज़ाइन पर्पस के लिए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है कंक्रीट और स्टील दोनों के लिए। तो कंक्रीट के लिए होता है 1.5 होता है और स्टील के लिए होता है 1.15। इस दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही होना चाहिए मतलब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट के लिए पूछा है। यदि स्टील के लिए पूछता तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता, बट इस कंडीशन में ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिमेट्रिकल रेनफोर्स सेक्शन श्रिंकेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर रिस्पेक्टिवली। तो एक सिमेट्रिकल रेनफोर्स सेक्शन है, उसमें श्रिंकेज स्ट्रेस पूछ रहा है, किसके लिए? कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए। तो जब भी श्रिंकेज होता है कंक्रीट तो उसका जो कंक्रीट रहता है वो उसका श्रिंकेज स्ट्रेस होता है, टेंसाइल होता है, और जो स्टील होता है उसका कंप्रेसिव होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, टेंसाइल एंड कंप्रेशन। क्योंकि यहाँ पर कंक्रीट के लिए कितना होता है, कंक्रीट के लिए होता है टेंसाइल और स्टील के लिए होता है कंप्रेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट इज 1:3:6 द ग्रेड ऑफ कंक्रीट वुड बी। तो यहाँ पर रेशियो दे दिया है अपने को, प्रपोर्शन दे दिया है और अपने को कौन सा ग्रेड है ये बताना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग देखें तो बताओ ये कौन सा ग्रेड का होगा। इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में करके बताएंगे क्योंकि अभी मैं इसी इसी वीडियो में इसका आंसर बताया हुआ हूँ। तो ऑप्शन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आप लोग बताएंगे कमेंट में। ठीक है, यदि आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड बाय। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? मॉडुलर ऑफ रिजिडिटी होता है शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। और यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो स्ट्रेस बाई नॉर्मल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि आरसीसी का उतना क्वेश्चन नहीं है, मॉस का है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आरसीसी का।
तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज़ अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का लग रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक वाइक किया करो यार। लाइक वाइक नहीं करते, और कमेंट करके भी बताया करो कि कैसा लगा, अच्छा लगा। तभी तो मुझे मोटिवेशनल मिलेगा, मैं आगे का वीडियो बना पाऊँगा। यदि ऐसा रहेगा तो फिर मुझे लगेगा कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद भी कर सकता हूँ। और यदि नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सब क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो है ना वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आए हैं, जैसे कि एसएससी जेई हो गया, एसएससी जो आरआरबी जेई हो गया, ये सब में आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर ही लेना। तो चलिए ठीक है, बाद में देखते हैं अब जो भी क्वेश्चन है उसको। अभी के लिए बाय।